जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हाल ही में असम राज्य की सरकार के द्वारा असम राज्य में स्थित दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय पार्क में बदलने की घोषणा की गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के बीच में अंतर क्या होता है, आखिर में असम राज्य की सरकार के द्वारा क्यों यह फैसला लिया गया है और असम राज्य में स्थित जो भी अन्य राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में राष्ट्रीय पार्क से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो असम राज्य के जो सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल जी, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जो असम राज्य में स्थित दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य है यानी कि दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे हम लोग एक राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क में बदल देंगे। और जब दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य एक राष्ट्रीय पार्क बन जाएगा तो उसके बाद में ये भारत का 105वां राष्ट्रीय पार्क होगा और असम राज्य का ये 6ठा राष्ट्रीय पार्क होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि सीएम सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा क्यों यह घोषणा की गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को मंजूरी दी गई, यानी कि ये जो दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयले को निकाला जाएगा। और इसी आदेश को देखते हुए असम राज्य के लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और इसी प्रोटेस्ट के कारण असम के जो सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल जी, उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे हम लोग एक नेशनल पार्क में बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले मैप में हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है और ये आप देखेंगे असम राज्य को। तो असम राज्य ये हमारा है और यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आपको दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तो ये आपका जो पूरा रीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा रीजन हमारा दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य है। अब इस अभयारण्य की बात करें तो इसके नाम में आप देख सकते हैं दिहिंग है और पटकई है। तो ये हमारी है दिहिंग नदी, ये आप देख सकते हैं इस अभयारण्य के बीचों बीच से गुजर रही है। तो दिहिंग नदी यहाँ इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है और पटकई की पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसी के कारण इसका नाम रखा गया है दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये समझते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य और जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनके बीच में अंतर क्या होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक हमारा बड़ा सा एरिया है। तो इस बड़े से एरिया को हम लोग कहेंगे जीव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, नेशनल पार्क होता है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसका होता है, अगर हम लोग तीनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है जीव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का। अब जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनके भीतर आपको राष्ट्रीय पार्क भी मिल सकते हैं और वन्य जीव अभयारण्य भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो और इसके भीतर आपको नेशनल पार्क मिले। तो ये भी परिस्थितियां यहाँ पर संभव हैं। तो आइए इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो आप बड़ा सा पूरा एरिया देख रहे हैं ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि जीव मंडल निचय है। इसके भीतर आप देखेंगे ये एरिया जो है ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके बाद में ये जो पूरा आप बीच का रीजन देख रहे हैं ये हमारा है कोर जोन यानी कि यह एक होता है नेशनल पार्क। और जो हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन जोन होता है यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पर फसल उगाने की अनुमति होती है, उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं या फिर मानव के सेटलमेंट की भी अनुमति होती है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और अंदर बढ़ते हैं बफर जोन में तो यहाँ पर
जो हमारे लोग हैं वह कुछ जा करके लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हैं या फिर शोध के साथ साथ कुछ अन्य मानवीय क्रियाकलापों को अनुमति मिलती है। तो ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब असम राज्य की सरकार ने जब दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित कर देगा तो फिर ये हमारा आ जाएगा कोर जोन में। और जो हमारे कोर जोन होते हैं ये पूर्णतया प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के मानवीय एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसीलिए असम राज्य की जो सरकार है उन्होंने इसके बारे में घोषणा की है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हमारे यहाँ पर 104 राष्ट्रीय पार्क हैं और इनमें से सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो वो आपका है मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय पार्क, जो कि 2018 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित हुआ था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की तो याद रखिएगा हमारे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके 1.23% क्षेत्रफल पर आपको राष्ट्रीय पार्क मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1.23% जो हमारे देश का एरिया है उसके ऊपर राष्ट्रीय पार्क विस्तृत है। असम राज्य की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको 5 राष्ट्रीय पार्क पहले से ही मिलेंगे। तो आइए इन पांचों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मानस नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है। और मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। मानस के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओरांग, जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद में आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क और एक हमारा यहाँ पर आपको मिलेगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और इसी के पास में यहाँ पर आपको मिलेगा जो हमारा दिहिंग पटकई नेशनल पार्क होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 5 नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये यूनेस्को के विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। बात करते हैं अब हम दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य की। तो जो हमारा दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य है यह असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में 111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है 111 वर्ग किलोमीटर का, इसी में आता है हमारा दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य। प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी ये शामिल है, इसीलिए कई बार आपको सुनने को मिलेगा दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। तो दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व हम कहें या फिर दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें, दोनों एक ही बात है। और 13 जून 2004 को इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। किसे? दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जो एरिया पूरा है वह एक रैन फॉरेस्ट एरिया है। आपको पता होगा कि जो हमारा मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो जब एंटर करता है हमारे इस रीजन में यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के रीजन में, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वर्षा करता है। और इसी वर्षा के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कुछ प्रमुख जीवों की बात करते हैं तो एशियाई हाथी आपको मिल जाएगा, बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलेगा, हुलो गिबोन भी आपको मिलेगा, डिफरेंट टाइप के लंगूर मिलेंगे, कई आपको यहाँ पर मकैक मंकी भी मिलेंगे। तो ये सारे आपको मिलते हैं दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर मैमल्स की आपको 40 से ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी। वाइल्ड बर्ड की बात करते हैं तो 300 से ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी। रेप्टाइल्स की भी यहाँ पर 40 से ज़्यादा स्पीसीज हैं। बटरफ्लाइज की यहाँ पर 155 से ज़्यादा प्रजातियाँ मिलेंगी। मछलियों की बात करें तो इनकी भी 35 से ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं। अगर हम लोग प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं तो 60 से ज़्यादा वृक्षों की प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। और ऑर्चिड नाम का जो पौधा होता है इसकी भी 101 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। तो इसीलिए दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वन्यजीव अभयारण्य और
जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनमें अंतर के साथ साथ दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी बात की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।